मच अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बीएड के प्रश्न पत्रों में से चतुर्थ प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाता है। इस प्रश्न पत्र को हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट का हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस प्रश्न पत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इस पेपर को बीएड के करिकुलम में शामिल करने के पीछे एक मुख्य मकसद ये रहा है कि एक छात्र अपने आप को समझ सके। जब आप खुद को समझ सकेंगे, आपको अपने स्व का ज्ञान होगा, तो ही आप किसी और तक अपनी किसी बात को पहुंचा पाएंगे। हमें हमेशा अपने बारे में, अपनी आत्म अवधारणाओं के बारे में, अपनी संकल्पनाओं के बारे में ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। जब तक हम अपने स्व की पहचान और अपने व्यक्तित्व की पहचान नहीं कर सकेंगे, तब तक हम किसी भी रूप में अपने आप को समाज के लिए उत्तरदायी सदस्य नहीं बना पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र की। स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ प्रश्न पत्र का प्रथम जो भाग है वो स्व से संबंधित है। स्व अर्थात स्वयं या आत्म, स्व को समझना और स्व की अवधारणा को समझना, और साथ ही साथ यह समझना कि हमारे अंदर इस स्व की अवधारणा का विकास किस प्रकार होता है। सेल्फ एंड सेल्फ कंसेप्ट एंड देयर डेवलपमेंट। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्व का विकास व्यक्ति में किस प्रकार होता है। स्व का विकास व्यक्ति में होने के लिए पहले ये जानते हैं कि स्व होता क्या है। स्व अथवा आत्म। आत्म का अर्थ, स्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पृथक रूप में, पृथक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एक अलग इंडिविजुअल होता है और उसकी एक अपनी खुद की प्रकृति, उसका एक व्यक्तित्व होता है, और उसी के आधार पर समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, परिवार के द्वारा उसको देखा और समझा जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा किस माध्यम से पृथक किया जा रहा है, उन किन गुणों के द्वारा पृथक किया जा रहा है, उनके आधार पर ही व्यक्ति को परखा जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वयं की एक पृथक पहचान होती है, जिसके द्वारा समाज में उसको पहचाना जाता है। जैसा कि हम अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्तियों को हम शांत व्यक्तियों के रूप में पहचानते हैं, कुछ व्यक्तियों को हम बुद्धिशील व्यक्तियों के रूप में पहचानते हैं, कुछ व्यक्तियों को हम ये समझ के पहचानते हैं कि इनका व्यक्तित्व बहुत ही सहज स्वभाव का है, बहुत उनको हंसी मजाक पसंद है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान कायम करता है, जिसके आधार पर लोग उसको पहचानते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी को अहिंसा के माध्यम से और उनके शांत स्वभाव के माध्यम से पहचानते हैं। वहीं अगर नाम भगत सिंह का आ जाए तो हम उनको उनके उग्र स्वभाव के द्वारा पहचानते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसका स्व निहित होता है। उस स्व के अंतर्गत क्या होता है? स्व के अंतर्गत व्यक्ति की पूर्णता, विशिष्टता और संबद्धता का वर्णन होता है। व्यक्ति स्वयं में पूर्ण रूप में किस प्रकार प्रदर्शित होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के स्वभावों का समावेश होता है, जो समय समय पर दिखाई देते हैं, किंतु ओवरऑल वो व्यक्ति किस रूप में सामने की ओर प्रदर्शित होता है, वह उसकी पूर्णता को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति की विशिष्टता उसको दूसरे व्यक्तियों से पृथक बनाती है। वह किस रूप में दूसरे व्यक्तियों से पृथक या विशिष्ट है, स्पेशल, उसके अंदर क्या विशिष्टता है। क्या वो पढ़ने में अच्छा है, या वो संगीत में निपुण है, या वो खेल के बारे में अपने आप को अलग रूप में प्रदर्शित करता है। ये चीज़ें उसको विशिष्ट बनाती हैं।
साथ ही साथ उसकी संबद्धता भी उसको अन्य व्यक्तियों से पृथक करती है। इस प्रकार उसके स्व का निर्माण होता है और यही स्व उसकी एक अलग पहचान समाज में उसको देता है। आत्म संरचना की प्रक्रिया में व्यक्ति सामान्य से पृथक दिखाई देता है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के आत्म की बात करते हैं तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किसी न किसी रूप में हमको पृथक दिखाई देता है। यही उसका एक आइडेंटिफिकेशन है जिसके द्वारा व्यक्ति उसको अन्य लोगों से अलग करके पहचानते हैं और उसको समझते हैं। आइए जानते हैं आत्म की प्रकृति क्या होती है, अर्थात स्व को हम किन किन रूपों में देख पाते हैं या स्व को समझने के लिए किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना आवश्यक होता है। आत्म की प्रकृति, व्यक्तिवादी प्रक्रिया। आत्म अपने आप में एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस होता है। हर व्यक्ति, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर व्यक्ति में एक स्व का समावेश है, मैं, वह व्यक्ति अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल है। तो जब हम आत्म को समझते हैं तब इस प्रक्रिया में हम एक पर्सन के इंडिविजुअल थिंकिंग्स को और उसके व्यक्तिगत विशेषताओं को समझते हैं। इसलिए ये एक पूर्ण रूप से पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है। व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्व के आधार पर पहचान की जाती है। पृथक व्यक्तित्व की प्रक्रिया, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हर मायने में पृथक होता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने आदतों में, अपनी रुचियों में, अपनी व्यक्तिगत विशिष्टताओं में अन्य व्यक्तियों से पृथक होता है। तो जब हम उसका अध्ययन करेंगे, जब व्यक्ति के आत्म का अध्ययन करेंगे तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से जिन गुणों के माध्यम से पृथक किया जा सकता है उन चीज़ों के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसकी विधियाँ भी अलग होती है और उस व्यक्ति को समझने के जो क्राइटेरियाज हैं वो भी अलग होते हैं। सार तत्व की प्रक्रिया, अर्थात इसको हम कह सकते हैं समराइज्ड प्रोसेस। अगर हम किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम ओवरऑल एज अ होल हम उस व्यक्ति के अंदर जो विशिष्टताएं हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और हम उनको समराइज करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं की प्रक्रिया, इसमें हम व्यक्ति के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। अगर हम किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशिष्टताओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसके स्व को जान सकते हैं। जैसे हम किसी बालक में क्लास में ऐसा पाते हैं कि उसके अंदर इनबिल्ट रूप से कुछ अलग रूप के मूल्यों का विकास है। वह आते ही शिक्षकों के चरण स्पर्श करता है, उसका बहुत ओबेफुल अपने शिक्षकों के प्रति व्यवहार है। तो इससे हम उसकी इन विशेषताओं के प्रति उसको पहचानने लगते हैं और इस प्रकार उसके स्व का निर्माण होता है। स्व का निर्माण व्यक्ति के स्वयं के लिए भी होता है और वह जिन लोगों के परिचय में रहता है उन लोगों के लिए भी होता है। व्यक्तिगत गुणों की प्रक्रिया, व्यक्तिगत गुणों में दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़। प्रत्येक व्यक्ति के अपने खुद के अंतर्गत जो गुण पाए जाते हैं ये उन चीज़ों का एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जब व्यक्ति अपने उन गुणों का प्रकटीकरण किसी न किसी रूप में करता है तो ये चीज़ें उसकी आत्म संरचना का निर्माण करने लगती हैं। निरंतर प्रक्रिया, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करता है, जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग से हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को आगे की ओर प्रदर्शित किया, तो इसका परिणाम हुआ हमें स्वतंत्रता उनके प्रयासों की वजह से मिली। तो इसने किसी कार्य को फ्रूटफुल बनाया और इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाया।
आत्मसंरचना की प्रक्रिया में विलक्षणता की प्रक्रिया भी एक अपने आप में विशिष्टता रखती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है या विलक्षण होता है और उसकी प्रतिभाएं भी अपने आप में विलक्षण होती है। अर्थात यदि हम क्लास में ऐसा देखते हैं कि कोई बालक ऐसा है जो 1 घंटे के प्रश्न पत्र को आधे घंटे में ही समाप्त कर देता है, तो यह उसकी यूनिकनेस या विलक्षणता को प्रकट करती है। कोई बालक है जो कविताओं को बहुत अच्छे वीर रस में प्रदर्शित कर सकता है, यह उसकी विलक्षणता को प्रदर्शित करता है। तो जो आत्म है वो हर व्यक्ति के अंदर अपने आप में एक पृथकता को प्रदर्शित करता है, उसकी विलक्षणता को प्रदर्शित करता है। तो इस विलक्षणता के स्टडी का जो प्रोसेस है यही उसकी आत्म संरचना को निर्मित करता है। सहसंबंध की प्रक्रिया, सभी चीज़ें आपस में कोरिलेट होती है और कोरिलेट होने के बाद बाहर की तरफ व्यक्ति किस रूप में दिखाई दे रहा है, यह चीज़ व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, उसके स्व अहम या मैं का निर्माण करता है। इसलिए यह प्रक्रिया एक सहसंबंध वाली प्रक्रिया है। सर्वोत्तम भूमिका की प्रक्रिया, व्यक्ति अपनी अलग अलग परिस्थितियों में अपना बेस्ट जिस रूप में देता है, ये जो उसके बेस्ट रोल के प्रेजेंटेशन की भूमिका होती है, यही उसके स्व को निर्मित करती है। व्यक्ति के सम्मुख अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ अलग अलग समय पर उपस्थित होती है। व्यक्ति उनके साथ किस प्रकार से डील करता है और अपना बेस्ट देता है, ये चीज़ उसके स्व का निर्माण करती है। अतः व्यक्ति के सर्वोत्तम भूमिका की यह एक प्रक्रिया होती है। चुनाव की प्रक्रिया, व्यक्ति को अलग अलग समय पर उपस्थित होने वाली परिस्थितियों में अपने लिए जो सर्वोत्तम चीज़ें हैं उनका चयन करना पड़ता है। व्यक्ति उनका चयन किस प्रकार करता है और उनके साथ किस प्रकार डील करता है, ये चीज़ें उसके स्व का निर्माण करती हैं और उसको अन्य लोगों से पृथक बनाती है। जैसे व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार के ऑप्शंस उपस्थित हैं, एक बालक उन ऑप्शंस में से अपने लिए एज ए करियर किस चीज़ का चुनाव करता है, यह चुनाव उसको अन्य बालकों से पृथक बनाता है और यही उसके स्व का निर्माण करता है। एक क्लास से पास होकर निकले हुए 40 बच्चों में से सभी बालक अपना अलग अलग व्यवसाय चुनते हैं, अपनी रुचियों के आधार पर या अपने पेरेंटल प्रोफेशन के आधार पर, अपनी योग्यताओं के आधार पर या उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर। तो ये सारा जो वो चुनाव उनके द्वारा किया जाता है, ये उनके स्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि उनका आत्म, उनके स्वयं में किस तरफ रुचि है, उन्होंने उन चीज़ों का चुनाव कैसे किया, ये प्रक्रिया उनके स्व को निर्माण करने में उनकी मदद करती है। किशोरावस्था की प्रक्रिया, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने पढ़ा भी था जब हमने चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी किया था कि जो स्व का निर्माण है उसका प्रारंभ किशोरावस्था से ही होता है। जब बालक किशोर होता है तब उसके अंदर स्व का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम उसके स्व प्रेम के रूप में भी देखते हैं कि बच्चे के अंदर सेल्फ लविंगनेस उत्पन्न हो जाती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो जब बच्चे के अंदर स्व अपने आप को समझने की अवस्था होती है, वह अवस्था उसकी किशोरावस्था में सबसे उच्चतम अवस्था पर होती है, क्योंकि किशोर अवस्था में ही बच्चा अपनी भूमिकाओं के सर्वोत्तम चीज़ों का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है और तभी वो अपने आप को जानना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्वनिर्माण की प्रक्रिया किशोरावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। व्यवहारिक प्रक्रिया, जो आत्म संरचना या सेल्फ फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, वह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यवहारिकता पाई जाती है, बिहेवियरल प्रोसेस है, इसको हम किसी सैद्धांतिक आधारों पर जज नहीं कर सकते हैं।
व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का होता है और इसी में वह अपने आप को अपना बेस्ट देकर किस प्रकार प्रदर्शित कर रहा है, यह सारी चीज़ें उसके आत्म का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हमने आत्म की प्रकृति का अध्ययन किया। आत्म संरचना के प्रकार। जब व्यक्ति का सेल्फ फॉर्म हो जाता है, अर्थात सेल्फ फॉर्मेशन, आत्म का निर्माण, मानिए कि किशोरावस्था में बच्चे ने अपने आप को जानना प्रारंभ कर दिया, तो जो उसकी आत्म संरचना का निर्माण हुआ वह उसकी एक व्यक्तिगत पहचान का निर्माण करती है। उसकी जो व्यक्तिगत पहचान है वह उसकी आत्म पहचान या आत्म कंसेप्ट के रूप में उभर कर आती है, जिसे हम सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है। व्यक्ति इस बात को जानता है कि व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं, आदतें क्या हैं, उसका अपना विश्वास क्या है, धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके दार्शनिक विचारधाराएं किस प्रकार की हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर एक आत्म का निर्माण होता है, एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है और यह पहचान व्यक्ति की स्वयं से होती है। इसीलिए हम इसे आत्म पहचान या आत्म अवधारणा कहते हैं। और यही आत्म अवधारणा आगे चलकर व्यक्ति की जातीय, राष्ट्रीय, धार्मिक, समाज के आधार पर अलग अलग पहचानों का निर्माण करती है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। किसी न किसी जाति का सदस्य होने के कारण उस जाति की संस्कृति, वहाँ की भाषाएं, रीति रिवाज, वहाँ की विचारधाराएं, वहाँ के वस्त्र आभूषण, रहन सहन, बोली, हर एक चीज़ का प्रभाव व्यक्ति के अंतर्गत दिखाई देता है। तो जब व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष से बाहर निकलता है तो उसकी जाति की जो पहचान है वह कहीं न कहीं उसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उसके हाव भाव में, आदतों में, बोलियों में उनको पहचाना जाता है। जैसे कि हम किसी जाति विशेष को उसकी बहादुरी के लिए पहचानते हैं, तो हम किसी जाति विशेष को, जैसे मुस्लिम समाज है तो हम उनकी जाति विशेष को उनके अंतर्गत पाई जाने वाली विवाह की विशेष प्रथाओं जैसे निकाह के रूप में पहचानते हैं। तो इसका मतलब एक व्यक्ति की जाति भी उसको एक अलग पहचान प्रदान करती है जो उसके आत्म का निर्माण करती है। राष्ट्रीय पहचान। प्रत्येक राष्ट्र अपनी एक अलग विचारधारा को फॉलो करते हुए आगे चलता है। जैसे अगर हम इस्लामिक राष्ट्रों को देखें तो उनके व्यक्ति को अलग ही रूप में पहचाना जाता है, और अगर हम हिंदू राष्ट्रों को देखें तो उनकी पहचान एक अलग व्यक्तित्व के रूप में होती है। तो ये सारी जो पहचान है वो एक राष्ट्र के द्वारा व्यक्ति को दी जाती है और वो राष्ट्र की धारणाओं के द्वारा बनती हैं। जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि भारत को हम एक विश्व बंधुत्व वाला राष्ट्र मानते हैं, तो उसकी पहचान, उसके सदस्यों की पहचान भी उसी रूप में अन्य राष्ट्रों में होती है। धार्मिक पहचान की संरचना। जब व्यक्ति किसी धर्म विशेष का सदस्य है तो चाहने और ना चाहने पर भी व्यक्ति के अंदर उसकी जो धार्मिक पहचान बन जाती है। व्यक्ति अपनी जो रीति रिवाज, धर्म को फॉलो करता है, उसकी उस पहचान के अंदर उसकी उन चीज़ों का प्रदर्शन होने लगता है। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति सामने आए हुए किसी भी व्यक्ति को ग्रीट किस तरह से करता है, जय श्री राम, राधे कृष्णा। इसी प्रकार जैन धर्म वाला व्यक्ति जय जिनेंद्र कह के उसको बुला रहा है। तो मतलब ये कि उस व्यक्ति का जिस धर्म से संबंध है, उस धर्म से जुड़ी हुई बातों के द्वारा व्यक्ति की अपनी एक आत्म संरचना का निर्माण हो जाता है। लैंगिक पहचान भी व्यक्ति को एक अलग प्रकार की संरचना प्रदान करती है जो अन्य लिंग से पृथक होती है। जैसे स्त्रियों के अंदर पाए जाने वाले जो लक्षण हैं, उनकी आदतें हैं, उनकी पसंदें हैं, वो पुरुष वर्ग से हमेशा पृथक होती है। तो वो अपने एक अलग आत्म स्वरूप का निर्माण करती है जो एक स्त्री स्वरूप की पहचान होती है। जैसे स्त्री के अंदर
कुकिंग का जो इनबिल्ट एक फीचर होता है कि हमेशा स्त्रियों को रुचि भी होती है और अच्छा खाना भी बना पाती हैं। जैसे सौंदर्य पसंद होना, उनको अपने आप को खुद को सजाना संवारना, अपने घर को सजाना संवारना, इन सभी गुणों की प्रधानता पाई जाती है जो पुरुष वर्ग में कम पाई जाएगी, और वहीं पुरुष वर्ग में अपनी अलग प्रधानताएं पाई जाती है जो उनको उनके स्व का निर्माण करने में मदद करती हैं। अक्षमताओं की संरचना। अब अक्षमताएं प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं। जैसे हर व्यक्ति की कुछ विशेषता है कि वो यह कार्य कर सकता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ अक्षमताएं भी होती हैं जो उसको अन्य व्यक्ति से अलग बनाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या जन्मजात उसके अंदर कोई अक्षमता पाई जाती है, या कभी किसी बच्चे के अंदर 5 की जगह 6 फिंगर्स आ जाती हैं, या किसी बच्चे की आँखों का रंग कुछ अलग है, उसके हाथों पैरों का गठन कुछ अलग है, तो वो उसकी व्यक्तित्व को एक अलग पहचान दे देते हैं जो उसके आत्म का निर्माण करता है। और अब जो अन्य व्यक्ति उसे पहचानते हैं, जब भी उस बच्चे का नाम आएगा तो उनके दिमाग में सबसे पहले उस व्यक्ति की अक्षमता की परछाई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी जाना कि आत्म व्यक्ति को दूसरों से पृथक रूप में पहचान प्रदान करता है, तो उस व्यक्ति की पहचान उसकी वो शारीरिक अक्षमता के कारण हो रही है जो दूसरों में नहीं है। संगठनात्मक पहचान की संरचना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आत्म जो है या स्व जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर एक व्यक्ति के स्व में उसकी अलग अलग बहुत सारी चीज़ों का संगठन होता है। तो वो संगठन वो किस रूप में प्रदर्शित कर रहा है, इसके द्वारा उसकी पहचान का निर्माण होता है। अंतर्वैयक्तिक पहचान संरचना। व्यक्ति की स्वयं के साथ साथ वो उसके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। वह स्वयं दूसरों के साथ किस प्रकार इंटरेक्ट करता है, उसका स्वभाव कैसा है, समाज में उसका कैसा इंटरेक्शन रहता है, ये सारी चीज़ें भी उसकी एक पहचान की का निर्माण करती है, उसकी आत्म संरचना बनाने में उसको मदद करती है। इस प्रकार हमने आत्म संरचना के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना। जो व्यक्ति का सेल्फ फॉर्मेशन है या व्यक्ति की जो पहचान है, जो उसका स्व का कंसेप्ट है, वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का स्व बनाने में उसका परिवार, उसका मित्र समूह, माता पिता, उसके जिन आदर्शों को फॉलो करता है उन लोगों का उसके ऊपर अत्यधिक प्रभाव होता है। इन तत्वों में जैसे उसके परिवार का वातावरण, परिवार अगर आदर्शवादी है तो बच्चे के अंतर्गत उन आदर्शवादी गुणों का समावेश स्वतः ही हो जाएगा। आत्म मूल्यांकन, बच्चा स्वयं को किस प्रकार मूल्यांकन कर पाता है, उस पर भी निर्भर करेगा कि बालक स्वयं को किस रूप में देख पाता है। बच्चे का सेल्फ इवैल्यूएशन, बच्चा अपनी भूमिका से संतुष्ट है अथवा नहीं है। बच्चा अगर अपने आप से, अपनी भूमिकाओं से संतुष्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं जिनको वो टच नहीं कर पाता, तो बच्चा अपने आप को कम इवेल्यूएट करेगा, और अपने आप को इवेल्यूएट करने के बाद उस बच्चे का अपने बारे में जो इंटरप्रिटेशन है वो उसके स्व का निर्माण करने में उसकी मदद करता है। पारस्परिक क्रिया मतलब इंटरेक्शन, उसका दूसरों के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, वो उनके साथ में घुलता मिलता है, उनकी मदद करता है या हमेशा अलग रहना पसंद करता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, इन सभी बातों का उसके आत्म संरचना पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मित्र समूह, बच्चा जिस मित्र समूह के साथ रहता है उस मित्र समूह की विशेषताओं से भी उसके आत्म का कभी कभी निर्माण होता है। जैसे कि हम अपने मन में भी एक धारणा बना लेते हैं। एज ए शिक्षक हम लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चा जो प्रखर बुद्धि वाले बच्चे हैं उनका एक अपना अलग समूह बन जाता है,
कुछ बच्चे जो सामान्य वर्ग के हैं उनका अलग समूह बन जाता है, कुछ बच्चे जो खेल अधिक पसंद करते हैं उनका अलग समूह बन जाता है। तो इन समूहों से उस व्यक्ति की पहचान होने लगती है। इसी प्रकार माता पिता का बालक के प्रति जो व्यवहार है वह भी उसके आत्म को निर्मित करने के लिए उत्तरदायी होता है। माता पिता अपने बच्चे के साथ सपोर्टिंग बिहेव करते हैं, क्या वो उसके साथ पूरा समय व्यतीत करते हैं, उसको पूरी तरह से गाइड करते हैं। इन सभी चीज़ों से बच्चे के आत्म का निर्माण करने में उसको अत्यधिक मदद मिलती है। और अगर ऐसा है कि माता पिता के पास में बच्चे के लिए समय नहीं है, या वो एकाकी परिवार का सदस्य है, या माता पिता के पर्सनल रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसका भी बहुत अधिक प्रभाव बच्चे के आत्म पर पड़ता है। सामाजिक संरचना भी कहीं न कहीं बच्चे को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जिस समाज का बच्चा सदस्य है, उस समाज में पाई जाने वाली कुरीतियाँ भी बालक को प्रभावित करती है, तो उस समाज की अच्छी बातें भी बालक को प्रभावित करती है। बच्चे के अंदर उन सभी चीज़ों का समावेश अंदर होता जाता है और उन चीज़ों को हम उसके स्व में भी देख पाते हैं। तो इस प्रकार जिस समाज में बच्चा रह रहा है वो उस समाज की कहीं न कहीं परछाई के रूप में हमें दिखाई देता है। ज्ञान या नॉलेज बच्चे की आत्म संरचना को प्रभावित करता है। बच्चे की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की आत्म संरचना को ज्ञान प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा या कोई व्यक्ति जितना अधिक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेगा, वह अपने आत्म को जान पाएगा, अपने अंदर की संरचनाओं को समझ पाता है, अपने आप को लोगों के रूप को एक पृथक रूप में व्यक्त कर पाता है। जैसे कि हम लोग खुद भी जानते हैं, विवेकानंद, अरविंदो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी व्यक्तियों को हम एक पृथक रूप में इसलिए पहचानते हैं क्योंकि हमने इनके ज्ञान के रूप में इनको पहचाना। धर्म व्यक्ति की एक अलग पहचान को निर्मित करता है। हमारे धर्म गुरु जो हैं उन्होंने अपना स्व अपने धर्म के द्वारा हम तक पहुंचाया, उन्होंने खुद उसको समझा और हमें समझाया। अतः धर्म भी कहीं न कहीं व्यक्ति की आत्म संरचना को निर्मित करने में उत्तरदायी होता है। व्यक्ति की संस्कृति व्यक्ति के आत्म संरचना या सेल्फ फॉर्मेशन को बनाने में बहुत बड़ा निर्माण करने में एक उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आती है। जैसे कि भारतीय संस्कृति सौहार्दपूर्ण संस्कृति है। यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति शांत रहना पसंद करते हैं, किसी और व्यक्ति को बिना किसी कारण से परेशान करने में बिल्कुल पसंद नहीं करते, सभी व्यक्तियों को सहज स्वीकार करते हैं। तो इस संस्कृति की झलक यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों में सहज ही दिखाई देती है। और यही चीज़ जब वे कभी इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तब उनका स्व उनकी संस्कृति के रूप में प्रदर्शित होता है। इस प्रकार हमने आज सेल्फ फॉर्मेशन या आत्मनिर्माण या व्यक्ति की स्वयं की पहचान किस प्रकार होती है इसके बारे में जाना। व्यक्ति को स्व का जो निर्माण होता है इसमें इन सभी चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके आगे के संदर्भों का अध्ययन अगली क्लासेस में करेंगे।